मैं संतोष कुमार सिंह, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज कोट, पौड़ी गढ़वाल। आज हम कक्षा 12 के बच्चों के लिए अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट से कुछ टॉपिक्स को लेकर उपस्थित हुए हैं। इसके पहले भाग में हमने आर्थिक नियोजन, वामपंथ, दक्षिणपंथ, गांधीवादी योजना, बॉम्बे प्लान, आज़ादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद, योजना आयोग आदि के बारे में हमने चर्चा किया था। इस भाग में हम नीति आयोग की संरचना, प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम आपको अभ्यास प्रश्न भी देंगे। आइए हम देखते हैं अपना पहला टॉपिक, नीति आयोग अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना को स्थान दिया गया। यह संस्थान भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयात, देश के भीतर साथ ही साथ अन्य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार, नए नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्ट विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित मामले शामिल होंगे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जैसा हम जानते हैं, योजना आयोग के स्थान पर अब एक नए आयोग, नीति आयोग का गठन किया गया है। योजना आयोग की तरह इस आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होंगे और साथ ही साथ जिस तरह से योजना आयोग योजना तैयार करता था, उसी तरह से नीति आयोग भी देश के लिए योजना तैयार करेगा। अब यहां प्रश्न उठता है कि नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर क्या है? वो कौन सी परिस्थितियां थी, वे कौन से कारण थे जिन कारणों से योजना आयोग के स्थान पर एक नए आयोग के गठन की जरूरत पड़ी? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बार बार राज्यों के द्वारा ये प्रश्न उठाया जाता रहा है कि योजना आयोग में उनकी भूमिका अत्यंत सीमित होती है। योजनाएं केंद्रीय स्तर पर बनती हैं और राज्यों तक की योजनाएं या नीचे तक की योजनाएं केंद्रीय स्तर पर ही तैयार किए जाते हैं। इसीलिए अब उसके स्थान पर एक नए आयोग, नीति आयोग का गठन किया गया और यह भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करेगा और उन्हें वे समस्त आवश्यक सेवाएं प्रदान करेगा, जिसके माध्यम से सरकार अच्छी तरह से योजनाओं का निर्माण कर सके और उसका क्रियान्वयन कर सके। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आइए हम देखते हैं इस आयोग के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं और इससे ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि योजना आयोग से किन मामलों में यह भिन्न होगा। इसका पहला उद्देश्य राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, राज्यों की सक्रिय भागीदारी कहने का आशय है इस आयोग में राज्यों की भूमिका जो है
अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। राज्यों की भूमिका सक्रिय भूमिका होगी। योजना निर्माण में राज्यों को महत्वपूर्ण योगदान देना होगा, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इसके अतिरिक्त राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्र के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, अर्थात इसके माध्यम से सहकारी संघवाद की भावना प्रबल होगी। इसके अतिरिक्त इसका एक प्रमुख उद्देश्य ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाएगा। योजना आयोग में जस्ट इसके उल्टा होता था। योजनाएं ऊपर से बनती थी और नीचे तक आती थी। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ ग्राम स्तर से विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित होगा और वो धीरे धीरे उत्तरोत्तर ऊपर की ओर पहुंचाया जाएगा। यह संस्थान हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देगा जिन तक आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित न हो पाने का जोखिम होगा। कहने का से है, यह आयोग उन वर्गों पर, समाज के उन वर्गों पर जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, या आप कह सकते हैं जो समाज के सबसे पिछड़े समुदाय के लोग हैं, जिन तक अभी तक योजनाओं का संपूर्ण लाभ नहीं पहुंच पाता था, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कहने का से यह है, योजना बनाते समय समाज के सबसे गरीब तबके को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करेगा और पहल करेगा। साथ ही उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी करेगा। निगरानी और प्रतिक्रिया के आधार पर मध्यावधि संशोधन सहित नवीन सुधार किए जाएंगे। कहने का से है, यह आयोग रणनीतिक और दीर्घावधिक लंबी अवधि के लिए नीति और कार्यक्रम का ढांचा तैयार करेगा और उसको क्रियान्वित करेगा, उसकी पहल करेगा। सरकार उसे क्रियान्वित करेगी। साथ ही साथ उसकी प्रगति और उसकी क्षमता का सतत रूप से अवलोकन किया जाएगा और अवलोकन के पश्चात जो भी आवश्यक संशोधन की आवश्यकता होगी, मध्यावधि में उसमें संशोधन किया जाएगा ताकि लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनरों तथा अन्य हितधारकों के सहयोगात्मक समुदाय के जरिए ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाया जाएगा। कहने का आशय यह है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायक प्रणाली विकसित की जाएगी। इसके अतिरिक्त कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाएगा। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम, कोई भी नीति कुशलतापूर्वक तभी क्रियान्वित की जा सकती है जब उस हेतु आपके पास उन्नत प्रौद्योगिकी और क्षमता हो। तो यह आयोग का ये काम ये भी होगा कि ये आवश्यक प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं क्षमता निर्माण पर जोर दें। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विकास के एजेंडा और उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियां संपादित करेगा। इसका एक कार्य ये भी होगा, उद्देश्य ये भी होगा कि राष्ट्रीय विकास के जो एजेंडे निर्धारित किए जाएंगे और साथ ही साथ ये जो ऊपर हमने जिन उद्देश्यों पर अभी हमने चर्चा किया है, इनकी पूर्ति के लिए आवश्यक गतिविधियां भी संपादित की जाएंगी। आइए अब हम देखते हैं नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना किस प्रकार होगी। तो नीति आयोग का अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होंगे। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति होगा। इसके अतिरिक्त संचालन परिषद होगा जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल सम्मिलित होंगे। जबकि योजना आयोग में प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी कैबिनेट स्तर के मंत्री हुआ करते थे। राज्यों की भूमिका नहीं थी, उसमें सीमित थी। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय परिषद होगी। विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उनके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। इसके अतिरिक्त तदर्थ सदस्य भी होंगे। इसके लिए अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी से 2 पदेन सदस्य लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ पदेन सदस्य भी होंगे।
प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे और वे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसके एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे जो सचिव स्तर के होंगे, जिनका निश्चित कार्यकाल होगा और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री द्वारा कुछ विशेष आमंत्रित सदस्यों को भी नियुक्त किया जा सकता है। आइए देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री जो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर राजीव कुमार जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त आप अमिताभ कांत जी हैं जो इसके नीति आयोग के सीईओ हैं। ये मैंने विकिमीडिया से संदर्भ हेतु लिया है। आइए देखते हैं संपूर्ण प्रशासनिक संरचना। अध्यक्ष वर्तमान में जो नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना है उसमें अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो प्रधानमंत्री भारत सरकार। उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत जी हैं। पूर्णकालिक सदस्य डॉक्टर विनोद पाल जो लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। इसके अतिरिक्त विजय कुमार सारस्वत जो पूर्व DRDO सचिव हैं। रमेश चंद जो कृषि विशेषज्ञ हैं। पदेन सदस्य में राजनाथ सिंह हैं जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में विशेष आमंत्रित सदस्य में नितिन गडकरी जी हैं जो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। दूसरे थावरचंद गहलोत जी हैं जो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। तीसरे हैं रमेश निशंक पोखरियाल जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। इस मंत्रालय का नाम बदल दिया गया, अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब आइए हम देखते हैं पंचवर्षीय योजना पर। सब चलते हैं। योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता था। इन्हें पंचवर्षीय योजना इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन योजनाओं को पूरा करने के लिए 5 वर्ष का समय होता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8 दिसंबर 1951 को संसद में पहली पंचवर्षीय योजना पेश किया था। इस योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का आकार 2069 करोड़ था। विकास लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.1% निर्धारित किया गया था। इस योजना की कोशिश देश को गरीबी के मकड़जाल से निकालने की थी। जैसा कि हम जानते हैं कई सौ वर्षों की गुलामी के बाद भारत आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद हुआ विभाजन के साथ, और जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। भारत प्रतंत्रता के दौरान या ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का आर्थिक शोषण किया गया था। सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारत गरीबी के मकड़जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। इसलिए तत्कालीन सरकार का पहला लक्ष्य भारत को गरीबी के मकड़जाल से निकालने की थी, और यही कारण था कि पहली योजना में मुख्य लक्ष्य गरीबी से बाहर निकालने के बिंदुओं पर ही रखा गया था। चूँकि उस समय देश की 2/3 से अधिक आबादी गांव में बसती थी और रोजगार के लिए कृषि पर आश्रित थी, और यही कारण था प्रथम पंचवर्षीय योजना पर कृषि क्षेत्र पर विशेष से जोर दिया गया, क्योंकि उस समय खाद्यान्न की कमी गंभीर चिंता का विषय था और इसे शीघ्र इस कमी को दूर किया जाना आवश्यक था। इस योजना के अंतर्गत कुल बजट का 27.2% धनराशि सिंचाई और ऊर्जा क्षेत्र को आवंटित किया गया तथा 17.4% धनराशि कृषि तथा सामुदायिक विकास हेतु आवंटित किया गया। भाखड़ा नांगलबांध और हीराकुंड बांध जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि भी आवंटित की गई। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध, ये भाखड़ा और नांगल 2 बांध हैं। भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में बॉर्डर पर है और नांगल जो है पंजाब में है। ये दोनों हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर हैं। हीराकुंड उड़ीसा में है।
इन योजनाओं के लिए धन आवंटित की गई। इसके अतिरिक्त इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया और उसे देश के विकास की बुनियादी चीज माना गया। 1956 में योजना अवधि के अंत में 5 प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IITs भी प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किया गया। योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के लक्ष्य को ऊपर रखने का था। यह तभी संभव था जब लोगों की बचत उनके खर्चे से ज़्यादा हो। इसलिए योजनाकारों ने बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की। यह काम भी कठिन था क्योंकि देश में रोजगार के काबिल जितने लोग थे उनकी तुलना में देश का मौजूदा पूंजी भंडार कम था। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि योजनाकारों के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी, या आप कह सकते हैं कि उनका बुनियादी जो लक्ष्य था वो यह था कि बचत उनके खर्चों से ज़्यादा हो, क्योंकि जब तक हम बचत नहीं कर पाएंगे तब तक हम नई योजनाओं के लिए धन नहीं एकत्रित कर सकते हैं और विकास नहीं हो सकता है। और चूंकि उस समय लोगों के पास रोजगार नहीं थे, छद्म बेरोजगारी थी, अधिकांश आबादी कृषि पर आश्रित थी, जहाँ से पूंजी निकालना और निकालकर अन्य जगह लगाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। चलिए हम देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक था। इस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर फोकस थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योगों पर, उसमें भी भारी उद्योगों पर केंद्रित थी। प्रशांता चंद महालनोबिस, PC महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की एक टोली ने यह पंचवर्षीय योजना तैयार की थी। पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज, धैर्य, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी। इसके लिए हर संभव दिशा में बदलाव की बात की गई थी। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया ताकि देसी उद्योगों संरक्षण मिल सके। संरक्षण की इस नीति से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिली। चूंकि इस अवधि में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे, इसलिए बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जा सकता था और करने का प्रयास भी किया गया। इसी योजना के दौरान जल विद्युत ऊर्जा कार्यक्रम तथा कई स्टील कारखाने लगाए गए, जैसे दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई जो अब छत्तीसगढ़ में है सोवियत संघ के सहयोग से, और राउरकेला जो उड़ीसा में है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किए गए। इसके अतिरिक्त 1958 में होमी भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। लेकिन इसके बावजूद इस दौरान कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। पहली कठिनाई थी कि भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था और विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती थी। कहने का सही है, भारत जो है टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत पिछड़ा था और इस हेतु और विकास के लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती ही है। तो सरकार को विश्व बाजार से, कहने का सही है, विभिन्न देशों से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती थी, जो कि अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। दूसरा था, उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज्यादा आकर्षित किया। ऐसे में खाद्यान्न संकट की आशंका अलग से सता रही थी। कहने का सही है कि कृषि की अपेक्षा उद्योगों ने अपनी ओर पूंजी निवेश को आकर्षित करने में सफल रहे। आप कह सकते हैं कि पूंजी निवेश ज्यादा से ज्यादा उद्योगों की ओर हुआ इस दौरान, अतः कृषि की उपेक्षा हुई। या आप कह सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश नहीं हो पाया, जिससे खाद्यान्न संकट की समस्या उत्पन्न होने की आशंका
सता रही थी। इसके अतिरिक्त भारत के योजनाकारों को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन साधने में भारी कठिनाई है। इसके अतिरिक्त दूसरी योजना में ये भी समस्या उत्पन्न हुई कि हमें किस तरह से उद्योग और कृषि दोनों क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करें। अब आइए हम देखते हैं, आज के लिए हम आपको कुछ अभ्यास प्रश्न देंगे, जिसमें से पहला प्रश्न है नीति आयोग का गठन कब हुआ था और इसके प्रमुख कार्य बताइए। दूसरा प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई, इसमें किस क्षेत्र को सर्वाधिक महत्व दिया गया था। तीसरा प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए 2 इस्पात कारखानों के नाम लिखिए और ये किस देश के सहयोग से बनाए गए थे। अंतिम प्रश्न, जो चौथा प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। इसके साथ ही आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।